नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2030 के बाद अपने सभी मिग-29 और मिराज फ्लीट को तेजस MK2 से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था और कुल मिलाकर 170 के आसपास तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया था। इसी बीच HAL की तरफ से 2023 के अंत तक ही तेजस MK2 की पहली यूनिट को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और 2026 के बाद इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का उम्मीद किया जा रहा था, जो कि डिले की वजह से में भी 2028 तक हो सकता है। लेकिन अभी हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के इंटरव्यू के दौरान दिए गए कुछ स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट के दौरान ये बताया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स का जो मेन प्रायोरिटी होने वाला है उसके अंदर MMR से टेंडर की बात की गई थी, तेजस MK1A डील की बात की गई थी, एमका की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से तेजस MK2 को ओमिट कर दिया था। तो इसी वजह से अभी कुछ लोग ये डाउट कर रहे हैं कि मे बी इंडियन एयरफोर्स अभी आगे चल के तेजस MK2 खरीदने वाला नहीं है। अब एमका पर अभी काफ़ी फोकस किया जा रहा है और इसकी प्रोडक्शन को अभी पहले तय किए गए टाइम से लगभग 2 से 4 साल पहले ही शुरू करने का काम रखा गया है। पर अगर यहाँ पर तेजस MK2 को पूरी तरीके से ओमिट किया गया तो अब तक तेजस MK2 पर जितना भी डेवलपमेंट किया गया होगा वो सभी बेकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो सकता है और मे बी इंडियन एयरफोर्स के चीफ वर्तमान स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेकअप करने के लिए वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे होंगे कि तुरंत इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, या फिर चाइनीज J-20 को काउंटर करने के लिए अभी एमका पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन अगर तेजस MK2 को कम्प्लीटली यहाँ पे इग्नोर किया जाता है तो इसकी जगह पर हमें कोई दूसरा फाइटर इंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिराज और MiG-29 फ्लीट को MMR से टेंडर में इंडक्ट होने वाले फाइटर जेट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि मे बी यहाँ पर तेजस MK2 की जगह पर एमका को इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन फिर भी हमको एक 4.5 जनरेशन की फाइटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मे बी इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ तेजस MK2 के बदले आगे चल के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की एयरफोर्स वेरिएंट को इंडक्ट करने को लेकर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो कि एक बेहतर चॉइस भी हो सकता है। लेकिन ये सभी अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि तब तक क्लियरली बताया नहीं जा सकता है जब तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली क्लियरली बताया नहीं जाता कि वो तेजस MK2 को इंडक्ट करने वाले या फिर नहीं करने वाले। इससे पहले हमारे जो 2 एयर चीफ रहे थे वो तेजस MK2 प्रोग्राम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी नए चीफ के तौर पर VR चौधरी जी क्या करने वाले हैं ये आगे चल के पता लगने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बस एक इशू बनाकर यहाँ पे पेश किया जा रहा है और उनकी स्टेटमेंट को यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन तेजस MK2 जिस तरीके से इंडक्ट होने वाला था, मुझे लगता है कि आगे चल के वैसे ही इंडक्ट होने वाला है। अगला अपडेट भारत की S-400 डील को लेकर। जब से भारत और रशिया के बीच S-400 डील को साइन किया गया था, तब से आप सुनते आ रहे होंगे कि भारत की S-400 डील के ऊपर US की तरफ से सैंक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी देशों के द्वारा S-400 सिस्टम को खरीदा गया है उन सभी के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन थोड़े अलग थे और टर्की यूनाइटेड स्टेट ऑरिजिन F-35 को ऑपरेट करने वाला था, जिसे US रशियन ऑरिजिन S-400 सिस्टम के साथ ऑपरेट होने नहीं देना चाहता था और चाइना US का राइवल था, तो इस वजह से वहाँ पर सैंक्शन लगाए गए थे। लेकिन भारत की बात करें तो भारत साउथ एशिया में US का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और चाइना भारत और US दोनों का राइवल है, तो इस वजह से US को भारत से यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर US भारत की S-400 डील पर सैंक्शन को लगाता है तो इससे भारत को नुकसान होने के साथ साथ चाइना को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना के पास यहाँ पर पहले ही S-400 सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पर भारत के पास अगर ये सिस्टम मौजूद नहीं रहेगा तो चाइना को भारत के खिलाफ काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे और स्पेशली अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में चाइना को क्लियर एडवांटेजेस मिल जाएंगे। और इसी वजह से अभी US सीनेटर्स की तरफ से US प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अभी भारत की S-400 डील के ऊपर वेवियर देने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि US में भी कुछ पाकिस्तानी और चाइनीज सपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि भारत की इस डील पर भी सैंक्शन लगाना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें भारत को वेवियर देने की बात कर रहे हैं।
और ट्रंप सरकार के दौरान भी सेम सजेशन उनको दिया जा रहा था, लेकिन जानबूझकर इस चीज़ को अब तक घसीटा जा रहा था कि जो सैंक्शन का खतरा रहता है या डर रहता है वो बना रहे। लेकिन यूएस भी अच्छी तरीके से ये बात जानता है कि अगर वो भारत की S-400 डील पर अभी सैंक्शन लगाएंगे तो आगे चल के इसको भारत को नुकसान होने के साथ साथ चाइना को फ़ायदा और यूएस को भी नुकसान होने वाला है। इस वजह से अभी इस डील के ऊपर भारत को वेवेयर देने को लेके फुल सपोर्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट आत्मनिर्भर भारत को लेके। आप सबको पता होगा कि भारत अभी डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकदम से हम कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते और डिफेंस सेक्टर में ऐसे कई इक्विपमेंट है जिनको हम एकदम से 5 से 10 सालों के अंदर बना नहीं सकते। इसको लेके अभी पार्लियामेंट में हो रही एक डिस्कशन के दौरान पता चला है कि अभी भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रशिया के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन पिछले कुछ सालों से डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी भी भारत बिना रशियन वेपन के और असिस्टेंस के सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसके कुछ मेजर कारण भी है, क्योंकि शुरुआत से ही भारत रशियन डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता आ रहा है और अभी इंडियन आर्मी की वेपन में से मैक्सिमम रशियन ओरिजिन वेपन है। और 2010 के आसपास इंडियन मिलिट्री की बात करें तो उसमें लगभग 62% के आसपास रशियन वेपन थे, जो कि उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो गए थे और मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये नंबर काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। लेकिन पहले से ही हम जिन रशियन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनको आगे चल के हम बिना रशियन हेल्प के ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी आर्म्ड कोर की लगभग सभी टैंक की बात करें तो वह रशियन ओरिजिन टैंक है। हमारे नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप जितने भी है, चाहे वो फ्रिगेट हो जाए, डिस्ट्रॉयर हो जाए, उनमें से मैक्सिमम रशियन ओरिजिन वेसल है और 14 में से हमारे 8 सबमरीन भी रशियन ओरिजिन सबमरीन है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI है, जो कि रशियन ओरिजिन फाइटर है और इसके अलावा MiG-21 से लेके MiG-29 तक रशियन ओरिजिन फाइटर है। तो ऐसे में इनको ऑपरेट करने में हमें आगे चल के रशिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से अभी भी पार्लियामेंट के अंदर CRS रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत अभी भी रशियन हेल्प के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। अभी चाइनीज मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइनीज ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए चाइना की तरफ से अभी एक नई ऑल टेरेन व्हीकल को डिप्लॉय किया जा रहा है और ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इन व्हीकल को मेनली लॉजिस्टिक सप्लाई और ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हर कोई व्हीकल को नहीं लिया जा सकता और रफ टेरेन होने की वजह से वहाँ पर लॉजिस्टिक पहुँचाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसी वजह से चाइना अभी काफ़ी हद तक ऑटोमेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वैसे अभी जिस तरीके की व्हीकल को चाइना की तरफ से डिप्लॉय किया जा रहा है, ऐसे ही व्हीकल को पहले भी चाइना की तरफ से वहाँ पे डिप्लॉय किया जा चुका है, लेकिन मे बी ये जो व्हीकल है उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन होगा, जिसको मेनली यहाँ पे कोल्ड वेदर कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया होगा। अभी कुछ दिनों से चाइना लद्दाख छोड़ के अरुणाचल प्रदेश की साइड में भी एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर चुका है और इसी वजह से भारत की तरफ से भी चाइनीज एक्टिविटी को टैकल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साइड में अपनी डिप्लॉयमेंट को करना शुरू कर दिया गया है और अभी भारत की तरफ से अपनी माउंटेन स्ट्राइक कोर को अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय किया गया है। इसे अभी एक तरीके से बैटल ग्रुप भी कहा जा सकता है, जिनको फॉर्म किया जा रहा है और अभी सबसे पहले पनागढ़ बेस 17 कोर को यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया था, जिनको अभी अरुणाचल प्रदेश में चाइना को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सबको पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि भारत और इजराइल के बीच अभी एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज को किया जा रहा है, जो कि एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होने वाला है और इसमें भारत और इजराइल के अलावा भी अलग अलग देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें भारत की तरफ से अपनी मिराज 2000 जेट को डिप्लॉय किया गया था, जबकि इजराइल की तरफ से इसमें अपनी हेवीली मॉडिफाइड F-35 को डिप्लॉय किया गया है। इसमें US, ग्रीस, इटली, UK, फ्रांस और UAE पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें यूरो फाइटर से लेकर रफाल, F-16 और F-15 जैसे फाइटर जेट को डिप्लॉय किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि इस एक्सरसाइज के दौरान लगभग सभी जनरेशन के फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया है, जो कि नॉर्मली किसी भी जंग जैसे हालात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन एयरफोर्स को स्पेशली काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक भारत को किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में ऑपरेट करने का कोई भी अनुभव नहीं था और चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से आगे चल के में भी हमको J-20 का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भारत अभी इजराइल की हेवीली मॉडिफाइड F-35 के साथ जॉइंट एक्सरसाइज को कर रही है, जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ किस तरीके से बिहेव करना है इसका एक अच्छा खासा अनुभव इंडियन पायलट को होने वाला है।
अब हालांकि चाइनीज J-20 F-35 जितना स्टेल्थी एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हम अभी F-35 के साथ एक्सरसाइज में शामिल होते हैं तो रियल वर्ल्ड में हमको J-20 का सामना करने में काफ़ी आसानी हो सकता है और इसको टैकल करने में हमारे पायलट को पहले से काफ़ी कुछ आइडिया हो सकता है। और मे बी इसी वजह से अभी भारत की तरफ से इस बार ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान अपनी फाइटर जेट को वहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि पहले भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में अपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया आता था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।